61 क्वेश्चन है कि रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है। प्रसाद हैं, प्रेमचंद, गोपाल राम, गहमरी, इंसाअल्लाह खां। तो इसमें से रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है, तो इंसाअल्लाह खां है, डी सही है। रानी केतकी की कहानी इंसाअल्लाह खां ने लिखी है। रानी केतकी की कहानी को उदयवान चरित के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? उदयवान चरित के नाम से भी जाना जाता है रानी केतकी की कहानी। शैली की दृष्टि से रानी केतकी की कहानी क्या है? हास्य प्रधान है। इंसाअल्लाह खां की भाषा सबसे चटकीली, मटकीली, अलंकृत, किस्सा गोई, शैली मुहावरेदार और चलती है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। गोदान प्रेमचंद का उपन्यास है तथा अद्भुत लाश, बेकसूर की फांसी और सरकटी-लाश आदि जो है ये किसका है? गोपाल राम गहमरी का उपन्यास है। कौन कौन सा? अद्भुत लाश, बेकसूर की फांसी और सरकटी लाश, ये सभी गोपाल राम गहमरी का उपन्यास है। हिंदी का पहला समाचार पत्र की बात करें तो उदंत मार्तंड है। यह समालोचक माधुरी वाणी। तो हिंदी का पहला समाचार पत्र अगर बात करें तो उदंत मार्तंड है हिंदी का पहला समाचार पत्र। इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1826 ईस्वी है। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1826 ईस्वी है। यह एक साप्ताहिक पत्र था। यह कलकत्ता से प्रकाशित होता था। इसके संपादक पंडित जुगल किशोर हैं। समालोचक पत्र के संपादक जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी थे। समालोचक पत्र के संपादक कौन थे? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी थे। माधुरी पत्र जो है दुलारी लाल भार्गव निकालते थे। तो अगर उदंत मार्तंड की बात करें तो संपादक पंडित जुगल किशोर, समालोचक पत्र की बात करें तो संपादक चंद्रधर शर्मा गुलेरी, माधुरी पत्र की बात करें तो दुलारी लाल भार्गव निकालते थे। 63 क्वेश्चन की बात करेंगे कि भारतेंदु के मंडल में कौन से साहित्यकार नहीं थे, तो प्रताप नारायण मिश्र नहीं थे, बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी या राधा कृष्ण शर्मा। तो भारतेंदु के मंडल में कौन से साहित्यकार नहीं थे? राधा कृष्ण शर्मा नहीं थे, बल्कि प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी ये तीनों थे। भारतेंदु मंडल में राधा कृष्ण शर्मा नहीं थे, जबकि शेष साहित्यकार जो है भारतेंदु मंडल के हैं। भारतेंदु योगेन साहित्यकार एवं उनकी रचनाएं निम्नवत हैं। अगर प्रताप नारायण मिश्र की बात करें तो इनकी रचना है प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति, शतक और तृप्यंताम, श्रृंगार विलास, हर गंगा। तो प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति, शतक, तृप्यंताम, श्रृंगार विलास, हर गंगा, ये सभी रचनाएं जो हैं प्रताप नारायण मिश्र की हैं। बालकृष्ण भट्ट की बात करें तो नूतन ब्रह्मचारी है इनकी, और 100 अजान 1 सुजान उपन्यास है, नल दमयंती है, स्वयंवर बाल विवाह है, नाटक है। तो बालकृष्ण भट्ट की रचना है। राधाचरण गोस्वामी की नवभक्तमाल है, ये राधाचरण गोस्वामी की है नवभक्तमाल। और राधा कृष्ण दास की बात करें तो भारत 12 और देश दशा, ये सभी जो हैं रचनाएं राधा कृष्ण दास की हैं। भारत 12 देश दशा। 64 क्वेश्चन की बात करेंगे कि द्विवेदी युग को जागरण काल किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर नगेंद्र हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय। तो द्विवेदी युग को जागरण काल किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी युग को जागरण काल कहा था। द्विवेदी युग को जागरण काल डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। 1900 से 1918 ईस्वी के बीच के समय को जो है जागरण काल या द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युग को नई धारा द्वितीय उत्थान नाम दिया। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि एवं रचनाएं निम्नवत हैं। श्रीधर पाठक की बात करें तो श्रीधर पाठक की रचनाएं कौन कौन सी हैं? एकांतवासी योगी है, उजड़ ग्राम है, श्रांत पथिक है, वनाष्टक है, देहरादून, भारत गीत, धन विजय, स्वर्गीय बीड़ा और जगत सच्चाई सार, ये सभी रचनाएं जो है श्रीधर पाठक की हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो काव्य मंजूषा है इनकी, सुमन है, कान्य कुब्ज है, अबला है, बिलाप, देवी स्तुति, शतक, कान्य कुब्जा वली व्रतम,
ये सभी रचनाएं जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी की हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की बात करें तो प्रिय प्रवासन की रचनाएं हैं पारिजात, वैदेही वनवास, कृष्ण शतक, ऋषिक रहस्य, प्रेम प्रपंच, चोखे चौबदे, पद्म प्रसून, रस कलश, ग्राम गीत। ये सभी रचनाएं जो हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। रामचरित उपाध्याय की बात करें तो रामचरित उपाध्याय ने राष्ट्र भारती, देवदूत, देवसभा, राष्ट्र भारती, देवदूत, देवसभा, ये सभी रचनाएं जो है रामचरित उपाध्याय की हैं। मैथिली शरण गुप्त की बात करें तो रंग में भंग, जयद्रथ वध, किसान, साकेत, भारत भारती, यशोधरा, जय भारत, हिंदू, पंचवटी। तो मैथिली शरण गुप्त की रचना है रंग में भंग, जयद्रथ वध, किसान, साकेत, भारत भारती, यशोधरा, जय भारत, हिंदू, पंचवटी। ये सभी रचनाएं जो हैं किसकी हैं? मैथिली शरण गुप्त की हैं। किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि मिली है? श्रीधर पाठक को, बाल मुकुंद गुप्त को, सिया राम शरण गुप्त को, मैथिली शरण गुप्त को। तो मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि मिली है। मैथिली शरण गुप्त के राष्ट्र कवि की उपाधि मिली। इन्हें भारत भारती लिखने पर महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी। कुछ अन्य कवि के नाम एवं उपनाम निम्नवत हैं। जैसे पुष्पदंत का उपनाम अगर देखें तो हिंदी का भवभूति भी कहा जाता है इन्हें, और काव्य रत्नाकर और अभिमान मेरू भी कहा जाता है पुष्पदंत को। हरिश्चंद्र की बात करें तो भारतेंदु इन्हें कहा जाता है, और रसा भी कहा जाता है इनको। महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो भुजंग भूषण भट्टाचार्य, भुजंग भूषण भट्टाचार्य इनका उपनाम है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। जयशंकर प्रसाद को कलाधर भी कहते हैं, जयशंकर प्रसाद को कलाधर भी कहते हैं। धनपत राय को नवाब राय, प्रेमचंद उपन्यास सम्राट, ये उपनाम है इनके धनपत राय के। मोहनलाल महतो को वियोगी भी कहते हैं, उपनाम इनका है। कैलाश सक्सेना को कमलेश्वर कहते हैं, कमलेश्वर का उपनाम कैलाश सक्सेना। ठीक है। 66 क्वेश्चन है कि सरस्वती पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती रही? दिल्ली से, मद्रास से, कलकत्ता से, इलाहाबाद से। तो सरस्वती पत्रिका जो है कहाँ से प्रकाशित होती रही? तो सरस्वती पत्रिका जो है इलाहाबाद से प्रकाशित होती रही। सरस्वती के प्रकाशक जो हैं चिंतामणि घोष थे। यह एक मासिक पत्रिका थी। इसका प्रकाशन जो है 1900 ईस्वी से प्रारंभ हुआ और सन 1902 में इसके संपादक कौन थे? श्याम सुंदर दास थे। 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक नियुक्त हुए। वर्तमान में सरस्वती के संपादक कौन है? देवेंद्र शुक्ला हैं। वर्तमान में सरस्वती के संपादक कौन है? देवेंद्र शुक्ला हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, कौन सा कवि जो है छायावादी 4 स्तंभों में नहीं है? तो महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, माखनलाल चतुर्वेदी। तो माखनलाल चतुर्वेदी छायावादी 4 स्तंभों में नहीं है। माखनलाल चतुर्वेदी मुख्यतः राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि हैं। छायावादी 4 स्तंभों में जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा है। माखनलाल चतुर्वेदी के प्रमुख रचनाओं की बात करें तो हिमकिरीटनी है इनकी, हिमतरंगिणी, माता तथा समर्पण है इनकी रचना। महादेवी वर्मा की रचनाएं निहार है, रश्मि, नीरजा, सांध्यगीत, यामा, दीपशिखा, सप्तपर्णा, ये सभी रचनाएं जो हैं महादेवी वर्मा की हैं। जयशंकर प्रसाद की रचनाओं की बात करें तो उर्वशी, वन मिलन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, चित्राधार, लहर, कामायनी, झरना, अयोध्या का उद्धार, ये सभी जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाओं की बात करें तो अनामिका है, परिमल है, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, आराधना आदि, ये सभी रचनाएं जो हैं किसके हैं? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाएं हैं। तो कौन कौन सी हैं इनकी रचना? अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, आराधना आदि। सुमित्रा नंदन पंत की रचनाओं की बात करें तो उच्छ्वास है, ग्रंथि, बीड़ा, पल्लव, युगांत, युगवाणी, स्वर्णधोली, स्वर्ण किरण, लोकायतन, चिदम्बरा आदि। 68 क्वेश्चन है 68 क्वेश्चन है
कि छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया। ये पंक्तियाँ किसकी है? छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया। ये पंक्तियाँ किसकी है? पंत की है, निराला की, प्रसाद की, महादेवी की। तो ये पंत की जो है पंक्तियाँ हैं कि छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया। पंत की है। पंक्तियाँ जो है प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत की है। शेष दिए गए कवि एवं उनकी काव्य पंक्तियाँ निम्नवत हैं। अगर निराला की बात करें तो इनका काव्य पंक्तियाँ हैं। दिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध, दिग साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। दिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध, दिग साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। प्रसाद की बात करें तो झंझा झकोर गर्जन था बिजली सी। प्रसाद की बात करें तो झंझा झकोर गर्जन था बिजली सी, नीरद माला पाकर शून्य हृदय को सबने आडेरा डाला। तो ये प्रसाद की है कि झंझा झकोर गर्जन था बिजली सी, नीरद माला पाकर इस शून्य हृदय को सबने आडेरा डाला। महादेवी वर्मा की बात करें तो मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण। ये महादेवी वर्मा की पंक्तियाँ हैं। प्रतिपल प्रियतम का पथ आलोकित कर, प्रतिपल प्रियतम का पथ आलोकित कर। तो ये महादेवी वर्मा की जो है क्या है पंक्तियाँ। राम की शक्ति पूजा उपन्यास है, लंबी कविता है, नाटक है, गीति नाट्य है। तो ये क्या है? ये एक लंबी कविता है। राम की शक्ति पूजा क्या है? लंबी कविता है। यह महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रची गई है। राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन अगर बात करें तो 1936 में इलाहाबाद से निकलने वाली भारत पत्रिका में हुआ। यह कविता जो है अनामिका के प्रथम संस्करण में छपी है। राम की शक्ति पूजा पर बांग्ला के कृतिवास रामायण का प्रभाव देखा जाता है। इस कविता का मुख्य विषय सीता की मुक्ति है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अन्य कृतियाँ निम्नवत है। उपन्यास की बात करें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की तो अप्सरा है इनकी, अलका है, निरूपमा है, प्रभावती है, कुल्ली भाट है, बिल्लेश्वर बकरिया है। निबंध की बात करें तो प्रबंध पद्म प्रबंध है, प्रतिमा है प्रबंध पद्म, प्रबंध प्रतिमा, चाबुक और चयन। कहानी की बात करें तो लिली, सखी और शुकुल की बीबी चतुरी चमार। लिली, सखी, शुकुल की बीबी चतुरी चमार, ये सभी कहानी जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हैं। शैव दर्शन के आनंदवाद पर आधारित रचना कौन सा है? तो शैव दर्शन के आनंदवाद पर आधारित रचना जो है कामायनी है। कौन सा है? कामायनी। कामायनी एक महाकाव्य है। इसके रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद है। इसका प्रकाशन जो है 1936 ईस्वी में हुआ था। यह 15 सर्गों में विभक्त महाकाव्य है जो निम्नवत है। तो शैव दर्शन के आनंदवाद पर आधारित रचना कौन सा है? तो कामायनी हमने बताया। और इसका प्रकाशन वर्ष 1936 ईस्वी हुआ था। यह 15 सर्गों में विभक्त महाकाव्य है जो निम्नवत है। पहला, चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। कामायनी में प्रयुक्त छंद कौन सा है? ताटंक है। इसका अंगिरस शांत रस है। इसके प्रमुख पात्र इस प्रकार हैं। मनु है, श्रद्धा, ईड़ा, कुमार। इन पात्रों के प्रमुख प्रतीक निम्नवत है। पहला मनु जो है मन का प्रतीक, श्रद्धा हृदय का प्रतीक, ईड़ा जो है बुद्धि का प्रतीक, कुमार जो है मानव का प्रतीक। आचार्य शांतिप्रति द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। जयशंकर प्रसाद की अन्य रचनाएं इस प्रकार हैं। उर्वशी, वन मिलन, शोकोच्छ्वास, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, चित्राधार, झरना, आंसू और लहर। ये सभी रचनाएं जो हैं जयशंकर प्रसाद की हैं। 71 क्वेश्चन की बात करेंगे कि प्रेमचंद के कौन से उपन्यास का पात्र सूरदास है? निर्मला, गोदान, सेवा सदन, रंगभूमि। तो रंगभूमि का पात्र जो है सूरदास है। प्रेमचंद के रंगभूमि उपन्यास का पात्र कौन है? सूरदास है। रंगभूमि मूल उर्दू उपन्यास चौगाने हस्ती का हिंदी रूपांतर है। इस उपन्यास का प्रकाशन जो है 1925 ईस्वी में हुआ। इनके अन्य उपन्यास अगर देखें निम्नवत हैं। देवस्थान, रहस्य, प्रेमा, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र।
तो प्रेमचंद के कौन सा उपन्यास का पात्र सूरदास है? तो रंगभूमि का है। और इनके अन्य उपन्यास निम्नवत हैं: देवस्थान रहस्य हो गया, प्रेमा हो गया, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, कायाकल्प, निर्मला गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र। बच्चन जी की मधुशाला की विधा क्या है? नाटक, काव्य, निबंध, संस्मरण। तो काव्य होगा। बच्चन जी की मधुशाला की विधा काव्य है। हरिवंश राय बच्चन प्रेम और मस्ती काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। इनकी प्रमुख कृतियां निम्नवत हैं: मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, शतरंगिनी, बंगाल का अकाल और हलाहल, खादी के फूल और मिलन यामिनी। मधुशाला बच्चन की रचना त्रय मधुबाला और मधुकलश का हिस्सा है, जो उमर खयाम की रुबाइयों से प्रेरित है। हरिवंश राय बच्चन को हालावाद का प्रवर्तक भी माना जाता है। 73 क्वेश्चन की बात करेंगे कि कौन सा कवि जो है प्रगतिवाद से संबंधित नहीं है? हरिऔध, त्रिलोचन शास्त्री, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल। तो हरिऔध जो हैं ये प्रगतिवाद से संबंधित नहीं हैं, बल्कि त्रिलोचन शास्त्री, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल ये सभी जो है प्रगतिवाद से संबंधित हैं। हरिऔध द्विवेदी योगीन कवि हैं। हरिऔध जी की जन्म की बात करें तो उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद नामक स्थान में हुआ। इनके द्वारा रचित परिप्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। इनके प्रमुख काव्य ग्रंथ निम्नवत हैं: पारिजात, वैदेही वनवास, रस कलश, चौबते चौबते, चोखे चौबते। ये सभी रचनाएं जो हैं किसकी हैं? तो ये सभी रचनाएं जो हैं हरिऔध की रचना है। कौन कौन सी? पारिजात, वैदेही वनवास, रस कलश, चौबते चौबते, चोखे चौबते। गीत परोश कविता के रचनाकार कौन है? नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, भवानी प्रसाद मिश्र और शिव मंगल सिंह सुमन। तो भवानी प्रसाद मिश्र हैं, सी सही है। गीत परोश कविता के रचनाकार भवानी प्रसाद मिश्र हैं। गीत परोश कविता सर्वप्रथम अज्ञेय द्वारा संपादित दूसरे सप्तक 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। भवानी प्रसाद मिश्र के प्रमुख काव्य संग्रह निम्नवत हैं: गीत फरोश है, चकित है दुख, गांधी पंचशती, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आते हो, इदम नमम संप्रति, तूष की आग। इनकी प्रमुख कविताएं निम्नवत हैं: गीत फरोश वाणी की दीनता, सतपुड़ा के जंगल, टूटने का सुख, कमल के फूल। ठीक है। 75 क्वेश्चन की बात करेंगे कि गा कोकिल वर्षा पावक कण में कोयल प्रतीक है। गा कोकिल वर्षा पावक कण में कोयल प्रतीक किसका है? कवि का, क्रांति का, वसंत का, रूढ़ियों का। तो ये प्रतीक है क्रांति का। गा कोकिल वर्षा पावक कण में के कोयल जो है क्रांति का प्रतीक है। यह सुमित्रानंदन पंत की पंक्ति है। गा कोकिल वर्षा पावक कण कविता जो है युगांत काव्य संग्रह में संकलित है। किस काव्य संग्रह में? तो युगांत काव्य संग्रह में संकलित है। पंत द्वारा रचित निम्नवत है: उच्छ्वास, ग्रंथि, बीड़ा, युगांत, युगवाणी, ग्राम्य, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, अतिमा, लोकायतन, चिदंबरा। प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित किया किसने? छायावाद ने, अस्तित्ववाद ने, हालावाद ने, प्रकृतिवाद ने। तो प्रयोगवाद को सर्वाधिक अगर प्रभावित करने वाला है तो अस्तित्ववाद ने सर्वाधिक प्रभावित किया था। अस्तित्ववाद ने प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित किया। प्रयोगवाद का आरंभ 1943 ईस्वी में सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय के संपादन में प्रकाशित तार सप्तक से माना जाता है। अज्ञेय के संपादन में प्रकाशित चारों सप्तक निम्नवत हैं: तार सप्तक 1943 ईस्वी, दूसरा सप्तक 1951 ईस्वी, तीसरा सप्तक 1959 ईस्वी, चौथा सप्तक 1969 ईस्वी। प्रयोगवाद के संदर्भ में विद्वानों के कथन है: प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है। प्रयोगवाद क्या है? शैलीगत विद्रोह है। किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र ने। प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है। तो किसने कहा ये कथन? तो प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान केसरी कुमार ने कहा। प्रयोगवाद कलात्मक अनुभव का क्षण है, रघुवीर शाह ने कहा। राहों के अन्वेषी अज्ञेय ने कहा। तार सप्तक के संपादक कौन थे? अज्ञेय, धर्मवीर भारती, नागार्जुन, त्रिलोचन। तो अज्ञेय थे। तार सप्तक के संपादक जो है सच्चिदानंद हीरानंद
वात्सायन अज्ञेय हैं। इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1943 ईस्वी। तार सप्तक में 7 कवि संग्रहित हैं जो निम्नवत हैं। तार सप्तक में जो है 7 कवि संग्रहित हैं जो निम्नवत हैं। अज्ञेय की बात करें तो जन्म स्थान इनका देवरिया है अज्ञेय का। रामविलास शर्मा की बात करें तो उन्नाव जन्म स्थान है इनका। और गजानन माधव मुक्तिबोध की बात करें तो जन्म स्थान इनका ग्वालियर। प्रभाकर माचवे की बात करें तो इनका भी जन्म स्थान ग्वालियर। नेमिचंद्र जैन की बात करें तो आगरा इनका जन्म स्थान है। गिरिजा कुमार माथुर की बात करें तो मध्य प्रदेश इनका जन्म स्थान है। भारत भूषण अग्रवाल की बात करें तो इनका जन्म जो है मथुरा है। 78 क्वेश्चन है कि कल सुनना मुझे, इसके रचनाकार कौन है? कल सुनना मुझे त्रिलोचन शास्त्री हैं, लीलाधर जगोड़ी, सुदामा पांडे धूमिल, रामदरस मिश्र। कल सुनना मुझे रचनाकार कौन है इसके? तो सुदामा पांडे धूमिल है। कल सुनना मुझे रचनाकार कौन है? सुदामा पांडे धूमिल। कल सुनना मुझे काव्य संग्रह के रचनाकार सुदामा पांडे धूमिल हैं। सुदामा पांडे धूमिल जो है समकालीन कविता के कवि हैं। सुदामा पांडे धूमिल जो है समकालीन कविता के क्या हैं? कवि हैं। तो कल सुनना मुझे इसके रचनाकार कौन है? सुदामा पांडे धूमिल है। कल सुनना मुझे काव्य संग्रह के रचनाकार सुदामा पांडे धूमिल हैं। और सुदामा पांडे धूमिल समकालीन कविता के कवि हैं। इनकी प्रमुख कृतियाँ निम्नवत हैं। संसद से सड़क तक सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। कल सुनना मुझे काव्य संग्रह के लिए इन्हें 1969 ईस्वी का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। सुदामा पांडे धूमिल की प्रमुख कविताएं निम्नवत हैं। मोचीराम, 20 लाल बाद, 20 साल बाद, पटकथा, रोटी की संसद, लोहे का स्वाद। तो मोचीराम, 20 साल बाद, पटकथा, रोटी और संसद, लोहे का स्वाद, ये सभी रचना जो है सुदामा पांडे धूमिल की है। और कल सुनना मुझे, ये भी सुदामा पांडे धूमिल की रचना है। गंधवीथी के रचनाकार कौन है? सुमित्रानंदन पंत, लीलाधर जगुड़ी, जगदीश गुप्त, रमेश चंद्र शाह। तो गंधवीथी के रचनाकार सुमित्रानंदन पंत हैं। गंधवीथी के रचनाकार, यह पंत जी की कविताओं का संग्रह है। गंधवीथी के संपादक अगर बात करें तो डॉक्टर कुमार विमल हैं। कवियों की प्रमुख कविताएं अगर देखें तो सुमित्रानंदन पंत की बात कर लें तो इनकी उच्छ्वास है, ग्रंथि है, वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्य, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, युगपथ, ये सभी रचनाएं जो हैं सुमित्रानंदन पंत की हैं। लीलाधर जगोड़ी की बात करें तो शंखमुखी शिखरों पर इनकी रचना है। लीलाधर जगोड़ी की कौन सी? शंखमुखी शिखरों पर। नाटक जारी है, ये भी रचना लीलाधर जगोड़ी की है। शंखमुखी शिखरों पर नाटक जारी है। इस यात्रा में रात अब भी मौजूद है, बची हुई पृथ्वी आदि। तो लीलाधर जगोड़ी की कौन कौन सी रचना है? शंखमुखी शिखरों पर और नाटक जारी है। इस यात्रा में रात अब भी मौजूद है, बची हुई पृथ्वी आदि। जगदीश गुप्त की बात करें तो नाव के पाँव इनकी रचना है। शब्ददंश है, हिमबिद्ध है, युग्म है, छंदशती, आदि में एकांत आदि। रमेश चंद्र शाह की बात करें तो कछुए की पीठ पर इनकी रचना है। हरिश्चंद्राओ, नदी भागती आई, देखते हैं शब्द भी अपना समय, आदि इनकी जो है रमेश चंद्र शाह की रचना है। 80 क्वेश्चन की बात करेंगे कि कौन सा शब्द मानक वर्तनी में लिखा है? बुद्धि, उद्धार, आह्लाद और कांति। तो कांति जो है ये मानक वर्तनी में लिखा है। कांति शब्द जो है मानक वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द है। कौन से शब्द में अनुस्वार के स्थान पर अंगा आ सकता है? तो चंद्रमा, झंझावत, दिनांक और ठंडा। तो सी से दिनांक शब्द में अनुस्वार के स्थान पर डा का प्रयोग किया जा सकता है, जबकि चंद्रमा, झंझावात एवं ठंडा शब्दों में अनुस्वार के स्थान पर अंगा का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। 82 क्वेश्चन है कि मयंक का पर्याय नहीं है कौन सा? पीयूष नहीं है, कलानिधि, निशापति, सुधाकर। तो मयंक का पर्याय जो है पीयूष नहीं है बल्कि कलानिधि है। और निशापति और सुधाकर
ये सभी जो है मयंक के पर्याय हैं। कलानिधि, निशापति, सुधाकर। पीयूष जो है मयंक का पर्यायवाची शब्द नहीं, अब दिया है अमृत का है। सुधा, अमी आदि का पर्यायवाची शब्द। मयंक जो है चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। इसके अन्य पर्याय हैं शशि हो गया, इंदु, राकेश, कलानिधि, निशापति, सुधाकर। कौन कौन से हैं? शशि है, इंदु है, राकेश, कलानिधि, निशापति, सुधाकर आदि जो है ये किसके हैं? तो ये मयंक के पर्याय हैं। पीयूष किसका है? तो अमृत का है। सुधा, अमी आदि का। अवधी बोली का विकास हुआ पूर्वी हिंदी से, पश्चिमी हिंदी से, राजस्थानी से, बिहारी से। तो पूर्वी हिंदी से अवधी बोली का विकास पूर्वी हिंदी से हुआ। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली एवं छत्तीसगढ़ी बोलियां आती हैं। पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ। पश्चिमी हिंदी में कौरवी, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली एवं कन्नौजी बोलियां आती हैं। राजस्थानी हिंदी में मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती एवं मालवी बोली तथा बिहारी हिंदी में भोजपुरी, मगही, मैथिली बोलियां आती हैं। पश्चिमी हिंदी एवं राजस्थानी का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से तथा बिहारी हिंदी का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है। हिंदी में कुल 18 बोलियां हैं। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? 2, 4, 5, 7। तो 5 हैं। हिंदी की 5 उपभाषाएं, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी, पहाड़ी आदि। इन 5 उपभाषाओं से 18 बोलियों का विकास हुआ है। 85 क्वेश्चन है कि मानक वर्तनी के अनुसार किस शब्द में ई की मात्रा का सही प्रयोग हुआ है? बुद्धि, चुट्टियाँ, चिन्हित, चिट्ठियाँ। तो इसमें से ये सही है। बुद्धि जो है वर्तनी के अनुसार किस ई की मात्रा का सही प्रयोग हुआ है? तो मानक वर्तनी के अनुसार बुद्धि शब्द में ई की मात्रा का सही प्रयोग हुआ, जबकि छुट्टियाँ जो है चिन्हित और चिट्ठियाँ अशुद्ध शब्द है। इनका शुद्ध रूप क्रमशः छुट्टियाँ, चिन्हित एवं चिट्ठियाँ हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर दीजिए। तो गद्यांश पढ़ना है हमें। देखिए गद्यांश क्या है कि गुरुदेव वहाँ बड़े आनंद में थे। गुरुदेव वहाँ बड़े आनंद में थे, अकेले रहते थे। भीड़ भाड़ उतनी नहीं होती थी जितनी शांति निकेतन में। जब हम लोग ऊपर गए तो गुरुदेव बाहर एक कुर्सी पर चुपचाप बैठे अस्तगामी सूर्य की ओर ध्यान स्तिमित नैनों से देख रहे थे। हम लोगों को देखकर मुस्कुराए, बच्चों से जरा छेड़छाड़ की, कुशल प्रश्न पूछे और फिर चुप हो रहे। ठीक उसी समय उनका कुत्ता जो है धीरे धीरे ऊपर आया और उनके पैरों के पास खड़ा होकर पूंछ हिलाने लगा। गुरुदेव ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा। वह आंखें मूंद कर अपने रोम रोम से उस स्नेह रस का अनुभव करने लगा। गुरुदेव ने हम लोगों की ओर देखकर कहा, देखा तुमने, यह आ गए। कैसे इन्हें मालूम हुआ कि मैं यहाँ हूँ? आश्चर्य है, और देखो कितनी परितृप्ति इनके चेहरे पर दिखाई दे रही है। हम लोग उस कुत्ते के आनंद को देखने लगे। किसी ने उसे राह नहीं दिखाई थी, न उसे यह बताया था कि उसके स्नेहदाता यहाँ से 2 मील दूर हैं, और फिर भी वह पहुँच गया। इसी कुत्ते को लक्ष्य करके उन्होंने आरोग्य में इस भाव की एक कविता लिखी थी। प्रतिदिन प्रातः काल यह भक्त कुत्ता स्तब्ध होकर आसन के पास तब तक बैठा रहता था जब तक अपने हाथों के स्पर्श से मैं इसका संग नहीं स्वीकार करता। इतनी सी स्वीकृति पाकर ही उसके अंग अंग में आनंद का प्रवाह बह उठता है। इस वाक्यहीन प्राणिलोक में सिर्फ यही एक जीव अच्छा बुरा सबको भेद कर संपूर्ण मनुष्य को देख सका है। उस आनंद को देख सकता है जिसे प्राण दिया जा सकता है, जिसमें हेतुक प्रेम ढाल दिया जा सकता है, जिसकी चेतना असीम चैतन्य लोक में राह दिखा सकती है। जब मैं इस मूक हृदय का प्राणपन आत्मनिवेदन देखता हूँ, जिसमें वह अपनी दीनता बताता रहता है, तब मैं यह सोच ही नहीं पाता कि उसने सहज बोध से मानव स्वरूप में कौन सा मूल्य आविष्कार किया है। प्रश्न है कि शांति निकेतन में रहती थी, तो भीड़ रहती थी शांति निकेतन में। अगस्त्यगामी सूर्य की ओर वाक्य में अस्त का अर्थ क्या है? पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, डूबना या निकलना। तो अगस्त्यगामी सूर्य की ओर वाक्य में अस्त का अर्थ क्या है? तो ये सी सही है इसमें, डूबना। अस्त का अर्थ क्या है? डूबना।
अगस्त्यगामी सूर्य की ओर वाक्य में अस्त का अर्थ क्या है? डूबना। अगस्त्यगामी सूर्य की ओर से तात्पर्य है शाम के समय डूबते सूर्य की ओर देखकर। कितनी परितृप्ति इनके चेहरे पर है। वाक्य में परितृप्ति का अर्थ क्या है? तो परितृप्ति का अर्थ है संतुष्टि। वाक्य में परितृप्ति का अर्थ क्या है? संतुष्टि है। अनुच्छेद में स्नेहदाता किसे कहा गया? आगंतुकों को, शांति निकेतन को, उपस्थित जन समुदाय को, गुरुदेव को। तो स्नेहदाता किसे कहा गया? तो गुरुदेव को कहा गया। उपर्युक्त अनुच्छेद में स्नेहदाता गुरुदेव को कहा गया। यह शब्द कुत्ते के स्नेहदाता के रूप में प्रयुक्त किया गया है। स्नेहदाता का अर्थ स्नेह अथवा प्रेम देने वाले से है। अहेतुक प्रेम का अर्थ क्या है? अचानक भक्ति भाव, सर्वव्यापी, अकारण। तो अहेतुक प्रेम का अर्थ क्या है? अकारण प्रेम। अहेतुक का अर्थ बिना कारण के अर्थात अकारण। विकास वृद्धि से भिन्न है क्योंकि यह है तो जटिल नहीं, अधिक जटिल है। विकास वृद्धि से भिन्न है क्योंकि यह क्या है? अधिक जटिल है। विकास वृद्धि से भिन्न है क्योंकि यह अधिक जटिल है। विकास जीवन के हर क्षेत्र में उच्चतर स्थिति को प्राप्त करने की एक निरंतर गतिशील प्रक्रिया है। छात्र शिक्षक संपर्क में कमी आवश्यकता अनुसार अनुकूल पाठ्यक्रम और पद्धति किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली के विशिष्ट है? तो यह अनौपचारिक शिक्षा है। छात्र शिक्षक संपर्क में कमी आवश्यकता अनुसार अनुकूल पाठ्यक्रम और पद्धति अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली के विशिष्ट है। लाबेला के अनुसार अनौपचारिक शिक्षा के संदर्भ है विशिष्ट लक्षित जनसंख्या के लिए स्कूल से बाहर संगठित कार्यक्रम। 93 नंबर है कि सीखने की जिस प्रक्रिया में उद्दीपन और यथोचित प्रतिक्रिया सम्मिलित हो उसे निम्नलिखित में से किस प्रकार की शिक्षा कहा जाता है? भेदभाव वाली सीखने की प्रक्रिया, या रटने वाली सीखने की प्रक्रिया, या शाब्दिक सीखने की प्रक्रिया, अशाब्दिक सीखने की प्रक्रिया। तो भेदभाव वाली सीखने की प्रक्रिया जो है, सीखने की जिस प्रक्रिया में उद्दीपन और यथोचित प्रतिक्रिया सम्मिलित हो उसे भेदभाव वाली सीखने की प्रक्रिया कहा जाता है। मानव परिवेश के किसी विशेष पक्ष की व्याख्या करने के लिए विभिन्न विषयों के अनुरूप दृष्टिकोण क्या कहलाता है? तो अंतर्विषयक दृष्टिकोण मानव परिवेश के किसी विशेष पक्ष की व्याख्या करने के लिए विभिन्न विषयों के अनुरूप अंतर्विषयक दृष्टिकोण कहलाता है। निम्नलिखित में से उपयुक्त शब्द चुनें। जब विज्ञापनकारों और निवेशकों के विज्ञापनों में पुरुषों को प्रस्तुत करते हैं और महिलाओं को दैनिक आवश्यकताओं की खरीद के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो इसे क्या कहा जा सकता है? तो इसे लैंगिक रूढ़ धारणाएं कहते हैं। रूढ़ धारणाएं। जब विज्ञापनकारों और निवेशकों के विज्ञापनों में पुरुषों को प्रस्तुत करते हैं और महिलाओं को दैनिक आवश्यकताओं की खरीद के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो इसे लैंगिक रूढ़ धारणाएं कहा जाता है। लैंगिक रूढ़बद्धता से प्रायः स्त्री या पुरुष, लड़की या लड़का के व्यवहार एवं भूमिका संबंधित समाज का वह सामान्यीकरण जो प्रायः गलत चित्रण के कारण होता है। यदि एक शिक्षक या शिक्षिका अपनी कक्षा में लगभग सभी छात्रों के अनुरूप उपयुक्त गतिविधियों को अभिकल्पित करने में सक्षम है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है? तो ये सही है कि अध्यापन और ज्ञान में संरक्षित। तो प्रयुक्त संदर्भ में अध्यापन और ज्ञान में सुरक्षित विकल्प ए सही है। पुस्तकों, चित्रकलाओं, समाचार पत्र लेखों, आवधिक संगीत जैसे अनेक स्रोतों से सीखना इन विषयों में से किसे गहराई में समझने में सहायता करता है? भौतिक विज्ञान। तो इतिहास सही है। पुस्तकों, चित्रकलाओं, समाचार पत्र लेखों, आवधिक संगीत जैसे अनेक स्रोतों से सीखना इतिहास विषय को समझने में सहायता करता है। 98 क्वेश्चन है कि आभूषण और वस्त्र अभिकल्पित किस प्रकार के कला रूप हैं? समकालीन कला, प्रदर्शन कला, दृश्य कला, रंगमंच कला। तो सी सही है कि दृश्य कला सही है। आभूषण और वस्त्र अभिकल्पना दृश्य कला के क्षेत्र रूप हैं। 99 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से उचित प्रतिक्रिया चुनें। मूल्यों, नैतिकताओं और नीति शास्त्रों को विद्यालयी शिक्षा में के रूप में माना जा सकता है। तो अंतर्निहित पाठ्यक्रम के रूप में मूल्यों, नैतिकताओं और नीति शास्त्रों को विद्यालयी शिक्षा में अंतर्निहित पाठ्यक्रम के रूप में माना जा सकता है। उपयुक्त प्रतिक्रिया चुनें। भागीदारी के लिए संसाधनों और अवसरों के समान उपागम उपलब्ध करवाना क्या कहलाता है? चयनात्मकता, समानता, बहिष्करण, समावेशन। तो डी सही है, समावेशन कहलाता है। भागीदारी के लिए संसाधनों और अवसरों के समान उपागम उपलब्ध करवाना क्या कहलाता है? समावेशन कहलाता है।